हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा पॉलिटी में टॉपिक है इमरजेंसी, आपातकाल। आज हम क्या पढ़ेंगे, जो भी इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपातकाल, उपबंध। इमरजेंसी की बात करें, इमरजेंसी बताई गई है भाग 18 में। किसमें है? भाग 18 में। संविधान के भाग 18 में आपातकाल के जो प्रोविजंस हैं वो लिखे गए हैं और आर्टिकल है इनसे संबंधित 352 से लेके 360 तक। तो इमरजेंसी प्रोविजंस संविधान के कौन से भाग में है? 18वें भाग में है और अनुच्छेद उससे संबंधित 352 से लेकर 360 तक। अब इस भारत में 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहली लगाई जाती है आर्टिकल 352 के तहत, जिसको संविधान में लिखा गया है आपात की उद्घोषणा। क्या लिखा गया है? आपात की उद्घोषणा। ये संविधान में उल्लेखित है ये सब। और इसके अलावा इसको हम कॉमन नेम से क्या जानते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाई जाती है और संविधान में उसको लिखा गया है आपात की उद्घोषणा। उसके बाद आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में लिखा गया है संवैधानिक तंत्र की विफलता। क्या लिखा है? संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल, इसका लोकप्रिय नाम तो है प्रेसिडेंट रूल, की राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है और संविधान में उसको लिखा गया है संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर आर्टिकल 356 के तहत जो है इमरजेंसी लगाई जाएगी। आर्टिकल 360 में लिखा है वित्तीय आपातकाल। कौन सा लिखा है? वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 मेजर आर्टिकल है इमरजेंसी से रिलेटेड, जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इमरजेंसी की बात करें तो आपातकाल के बारे में संविधान के भाग 18 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। तो इसमें 3 तरह की इमरजेंसी जो है वो बताई गई है कि भारत में 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आर्टिकल 352 के तहत होती है आपात की उद्घोषणा, जिसको हम कॉमन भाषा में हम कहें तो उसको राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से हम जानते हैं। आर्टिकल 356 में बताया गया संवैधानिक तंत्र की विफलता। यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो आर्टिकल 356 के तहत जो है आपातकाल लगा सकते हैं, जिसको सामान्यतः कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 होता है वित्तीय आपातकाल। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 352। तो अनुच्छेद 352 में क्या बताई गई है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के क्या आधार होते हैं? तो इसको लगाने के 3 आधार जो संविधान में बताए गए। पहला, कि यदि युद्ध की स्थिति हो। दूसरा, यदि कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। या फिर सशस्त्र विद्रोह हो। सशस्त्र विद्रोह है। अब संविधान में सशस्त्र विद्रोह है, आर्म्ड रिबेलियन सब नहीं लिखा गया था। संविधान में लिखा गया था आंतरिक अशांति। क्या लिखा गया? आंतरिक अशांति। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से, कौन सा संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द की जगह पर कौन सा शब्द यूज कर लिया गया? सशस्त्र विद्रोह। कि जो तीसरा आधार है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का, तो वो कौन सा होगा? सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जाएगा यदि आर्म्ड रिबेलियन होता है। क्योंकि जब 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी पीएम इंदिरा गांधी के समय, तो आंतरिक अशांति का नाम लेते हुए ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसलिए इसका दुरुपयोग ना किया जाए, क्योंकि आंतरिक अशांति की कोई फिक्स परिभाषा नहीं है। आप कुछ भी, जैसे हड़ताल हो गई या कुछ दंगे हो गए, तो उनको भी आंतरिक अशांति कहा जा सकता है। तो उनके आधार पर आप राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते। इसलिए 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया? आंतरिक अशांति शब्द को हटा के उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के कौन से 3 आधार हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन।
और आर्म्ड रिबेलियन शब्द किससे जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 से। ये तो हो गए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के आधार। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल लगाता कौन है? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा और मंत्रिमंडल की सलाह से। किसकी सलाह से? मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब मंत्रिमंडल की सलाह, तो मंत्रिमंडल की सलाह कैसे हुई? तो मौखिक रूप से सलाह हो सकती है। तो संविधान में तो सिर्फ इतना लिखा गया था कि मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से इसमें भी परिवर्तन किया गया। इसमें क्या कहा गया कि आपको मंत्रिमंडल की लिखित सलाह लेनी होगी। क्या लेनी होगी? मंत्रिमंडल की लिखित सलाह लेनी होगी। किसमें कहा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। जो भी मंत्रिमंडल है उसके जितने सदस्य हैं वो जो रिकमेंडेशन दी गई है प्रेसिडेंट को, सबके उस पर साइन होने चाहिए। और ये राष्ट्रपति का दायित्व है कि वो सबको वेरीफाई करे कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उन सभी के इस पर साइन है या नहीं है। तो अभी तक हमने दो बातें देखी कि राष्ट्रीय आपातकाल के आधार कौन से हैं और इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है। उसके बाद जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाएगी उसके साथ ही क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है। कि जैसे राष्ट्रपति ने मान लीजिए 14 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की 6:10 पे। इस टाइम पर उन्होंने घोषणा की तो इसी समय से तुरंत जो है वो नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाएगी। जैसे राष्ट्रपति घोषणा करेंगे वैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा। अब ये लागू होने के बाद जो है कितने समय तक जो है प्रभाव में रहता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के 1 महीने के बाद, 1 माह के भीतर, 1 महीने के अंदर अंदर आपको संसद से, पार्लियामेंट से, यानी कि इसमें दोनों सदन आ गए, लोकसभा प्लस राज्यसभा, उनसे आपको विशेष बहुमत से इसको पास करवाना होगा। विशेष बहुमत यानी कि कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत कुल सदस्यों का। तो विशेष बहुमत से पास करवाना होगा। यदि ये पास नहीं होता है तो ये जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है वो खुद ही समाप्त हो जाती है। अब संसद ने इसको विशेष बहुमत से पास कर दिया, उसके बाद ये 6 महीने तक लागू रहेगा। कब तक? 6 महीने तक। और 6 महीने तक लागू रहेगा। उसके बाद वापिस अगर उसको आगे बढ़ाना है तो वापिस संसद के दोनों सदनों से आपको विशेष बहुमत से पास करवाना होगा। इस तरह आप 6-6 महीने करके इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कोई जो लिमिट संविधान में नहीं बताई गई है। तो अभी तक हमने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में क्या क्या बात की कि इसके 3 आधार हैं। कौन कौन से? पहला है युद्ध, दूसरा है यदि बाह्य आक्रमण हो जाए, और तीसरा है कि यदि क्या हो जाए? सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। और ये शब्द किससे जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन से इस शब्द को जोड़ा गया है। अब इसकी जो उद्घोषणा करते हैं राष्ट्रपति, उद्घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करते हैं मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के आधार पर। कि मंत्रिमंडल जो है इनको लिखित में सलाह देगा, यानी कि रिटर्न में जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो सब उस पर साइन करके राष्ट्रपति को देंगे। अब ये लिखित सलाह शब्द भी ये जो भी है ये भी 44वें संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया है। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा करने के बाद इसको 1 माह के भीतर, कितना समय दिया गया है? 1 माह के भीतर आपको संसद से इसको पास करवाना होगा। संसद के दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसके विशेष बहुमत से इसको पास करवाना होगा। उसके बाद ये 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। और वापिस जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद भी आपको आगे बढ़ाना है। कब तक रहेगा ये? 6 माह तक। उसके बाद भी इसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको वापिस 6 महीने के बाद संसद से उसका विशेष बहुमत से अनुमोदन करवाना होता है। और इस प्रकार आप आपातकाल को 6-6 महीने करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये हो गई आर्टिकल 352 की बात।
ये तो हो गई इसको राष्ट्रपति शासन को लागू करने की बात। अब इसके समाप्ति की बात करें कि इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है। तो पहला तो पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो आपातकाल को कभी भी समाप्त कर सकते हैं। आपातकाल को कभी भी समाप्त कर सकते हैं, ये तो बताया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा पॉइंट अभी हमने देखा कि 1 महीने के अंदर संसद को इसका अनुमोदन करना होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि यदि संसद इसका 1 माह में अनुमोदन नहीं करती है, 1 माह में अनुमोदन नहीं करती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। तीसरा है कि यदि संसद ने एक बार तो इसको पास कर दिया, तो 6 महीने के बाद यदि संसद इसका अनुमोदन नहीं करे, तो तीसरी कंडीशन है ये। चौथी कंडीशन है कि लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे। किसके थ्रू? साधारण बहुमत पारित कर दे कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जाना चाहिए। तो ये 4 तरीके हैं राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के। कौन कौन से हो गए? या तो राष्ट्रपति खुद आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा कर दे, या फिर संसद 1 महीने में इसका अनुमोदन नहीं करे, या फिर संसद ने एक बार तो इसका अनुमोदन कर दिया 6 महीने के लिए, लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने के बाद वो उसको अनुमोदन नहीं करे। और चौथा है कि यदि लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जाना चाहिए। ये हो गई राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की बात। और इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। वो 44वें संविधान संशोधन में एक तो सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था और एक मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है। उसके बाद अभी तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। कितनी बार लगाया गया? 3 बार। पहला लगाया गया था 62 से 67 तक, 1962 से 1967 तक, जब बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया था, जब चीन का आक्रमण हुआ था। किसके समय? चीनी आक्रमण के समय 1962 से लेकर 1967 तक। उसके बाद 71 से 77 इस समय लगाया गया था बाह्य आक्रमण पाकिस्तान आक्रमण के समय। और इंटरनल की बात करें तो ये लगाया गया था 75 से लेके 77 तक। ये लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर 3 अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए हैं। तो पहला लगाया गया 62 में बाह्य आक्रमण के आधार पर, दूसरी बार 1971 में लगाया गया बाह्य आक्रमण के आधार पर, और आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया है 1975 में। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन। एक तरह के राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर ली हमने, आर्टिकल 352। अब देखेंगे राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी भी इसको बोलते हैं। और संविधान में क्या लिखा है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। राष्ट्रपति शासन भी इसको कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल, या फिर इसको संविधान में क्या लिखा गया है कि जो संवैधानिक तंत्र है उसके विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र का विफल होना। तो इसमें सबसे पहले है आर्टिकल 355। 355 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति शासन का आधार क्या होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन का आधार क्या होगा? तो इसमें ये कहा है कि जो हमारा सेंटर है, जो केंद्र गवर्नमेंट है, उसका ये कर्तव्य है कि संघ का दायित्व है, जो हमारा सेंटर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई बाह्य आक्रमण हो रहा है भारत पे या आंतरिक अशांति है, तो उस समय वो क्या करे? राज्य की सुरक्षा करे। आंतरिक अशांति के समय क्या करे? राज्य की सुरक्षा करे। और जो सरकार चल रही है प्रत्येक राज्य में, वो जो संविधान के प्रोविजन हैं उनके हिसाब से कार्य कर रही हो, संविधान के उपबंधों के अनुरूप जो है कार्य कर रही हो। तो संघ सरकार का क्या क्या दायित्व है? पहला दायित्व है कि यदि कोई बाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति की स्थिति है, उस समय वो राज्य की सुरक्षा करे। दूसरा कि यदि राज्य सरकार जो है वो संविधान के उपबंधों यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं
उनके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रही है तो उसको उसी तरह से चलाया जाना चाहिए कि वो संविधान के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए काम करे। तो ये दायित्व बताया गया है संघ का आर्टिकल 355 में। imposes a duty on the center to ensure that government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution, कि वो संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कार्य करे। उसके बाद है आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 में ये कहा कि यदि जो राज्य की सरकार है किसी भी राज्य की, वो संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, जो संविधान में प्रोविजन बताए गए हैं उनके अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जा सकता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। वहां की सरकार को हटा के क्या होगा, फिर राष्ट्रपति का रूल जो उस स्टेट पर होगा। इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट ए सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस of the constitution, then president's rule can be imposed। यदि राष्ट्रपति को ये लगता है कि राज्य सरकार, किसी भी राज्य की सरकार जो है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो वहां पर वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। ये हो गया आर्टिकल 356। उसके बाद आर्टिकल 365। 365 में ये कहा है कि कुछ मामलों में संघ जो है वो राज्यों को निर्देश दे सकते हैं। हमारी जो संघ सरकार है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अब राज्य सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं करे, यदि राज्य सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो वो राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जा सकता है। इनका निर्देशों का पालन नहीं करे यदि राज्य सरकार, तब क्या हो सकता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। ये है आर्टिकल 365। तो हमने क्या क्या देखा, पहले देखा 355। 355 में बताया है कि राष्ट्रपति शासन का आधार क्या हो सकता है। उसमें यह बताया गया है आर्टिकल 355 में कि केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति हो उस समय पर राज्यों की सुरक्षा करे और ये सुनिश्चित करे, ये ध्यान रखे कि राज्य सरकारें जो हैं वो संविधान के प्रोविजंस के अनुसार कार्य कर रही हैं। ये है 355। 356 में बताया है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी भी राज्य सरकार जो है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 365 बताता है कि यदि कोई संघ सरकार क्या है, कुछ मामलों में राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। यदि राज्य सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं करती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। Whenever a state fails to comply with or to give effect to any direction from the center, the president can declare president's rule। ये तो हो गया 355, 356, 365। अब राष्ट्रपति शासन की क्या प्रक्रिया है, उसको कैसे लागू किया जाएगा, उसके क्या इफेक्ट होंगे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले घोषणा कौन करेंगे, राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर देंगे। राष्ट्रपति ने क्या की, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा आपको, संसद से, संसद जहां पर यूज कर रहे हैं वहां पर मतलब है दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों से 2 महीने के अंदर, 2 माह के भीतर, कितना टाइम है, 2 महीने का। राष्ट्रीय आपातकाल में कितना था, 1 महीने का। 2 महीने के भीतर आपको साधारण बहुमत से पारित करवाना है। कौन सा बहुमत, साधारण बहुमत, 50% + 1। उसके बाद जब ये साधारण बहुमत से पास हो जाएगा तो कितने टाइम तक लागू रहेगा, सेम 6 महीने तक लागू रहता है और 6 माह पश्चात वापिस इसको अनुमोदन करके आगे बढ़ा सकती है। लेकिन इसकी अधिकतम अवधि कितनी दी गई है, 1 वर्ष। अधिकतम अवधि कितनी है इसकी, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन 1 साल का दिया गया है, 1 वर्ष। और यदि इसको 1 साल से आगे किस किस कंडीशन में बढ़ाया जा सकता है, यदि या तो वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, कि या तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है,
या फिर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग, वो चुनाव कराने में असमर्थता जाहिर करे कि वहां पर ऐसी परिस्थितियों में चुनाव नहीं करवाए जा सकते, कि वहां पर चुनाव नहीं करवाए जा सकते। लेकिन किसी भी परिस्थिति में इसको 3 साल से ज्यादा तक नहीं बढ़ा सकते हैं। आप 3 साल से ज्यादा किसी भी कंडीशन में आप किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं रख सकते। ये तो है इसको लागू करने की बात। क्या क्या देखा हमने कि अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू, कि राष्ट्रपति ने जैसे ही उद्घोषणा कर दी राष्ट्रपति शासन की, उसके 2 महीने के भीतर ही आपको संसद से साधारण बहुमत से इसको पास करवाना होगा और ये 6 महीने तक लागू रहेगा। 6 महीने के बाद वापिस इसका अनुमोदन करवाना होगा यदि आगे बढ़ाना है। ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? 1 साल का। कितना है? 1 साल। और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें राष्ट्रपति शासन 1 साल से अधिक के लिए रह सकता है? 1 साल से अधिक रह सकता है। तो इसमें हमने 3 कंडीशन देखी, या तो नेशनल इमरजेंसी लगी हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, या फिर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग, वो चुनाव करवाने में असमर्थता बताए कि यहाँ पर अभी चुनाव नहीं करवाए जा सकते। लेकिन कोई भी परिस्थिति हो, आप उसको 3 साल से अधिक नहीं बढ़ा सकते। 3 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता कंटिन्यू किसी राज्य में। ठीक है। इसमें यही लिखा है, कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ, एक्सटेंड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मैक्सिमम टाइम कितना? 1 ईयर नॉर्मल कंडीशन में, विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ्स। ठीक है। और अधिकतम खींचतान की कितना कर सकते हैं? 3 साल। उसके बाद 356 के तहत अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 128 बार। 128 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सबसे अधिक समय तक किसमें लगा है? मणिपुर में। मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सेकेंड है यूपी। यूपी में 9 बार लगाया जा चुका है। और फर्स्ट टाइम लगाया गया था पंजाब में। कहाँ लगाया गया? पंजाब। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, कौन कौन से राज्य? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तो ये 2 राज्य। तो अब तक कितनी बार लगा है? 356 के तहत 128 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अधिकतम जो है 10 बार लगा है मणिपुर में, यूपी में 9 बार लगा है और पंजाब में फर्स्ट टाइम लगा था राष्ट्रपति शासन। उसके बाद इसके प्रभावों की बात करें, ये हो गया छत्तीसगढ़ तेलंगाना में 1 बार भी नहीं लगा है। इसके बाद इसके प्रभावों की बात करें कि यदि राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी राज्य में तो उस राज्य में क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट हम देखें तो यदि राष्ट्रपति शासन लग गया तो वहां पर जो राज्य की मंत्री परिषद है, राज्य की मंत्री परिषद को भंग कर दिया जाता है। राज्य की मंत्री परिषद को क्या कर देंगे? भंग कर देंगे। और जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां किसके पास चली जाएंगी? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में कौन होता है? गवर्नर, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति ये शक्तियां किसको दे देगा? राज्यपाल को। मंत्री परिषद भंग, राज्य की विधायिका भी भंग की जा सकती है। राज्य की विधायिका को भी क्या कर दिया जा सकता है? उसको भी भंग किया जा सकता है। कि मंत्री परिषद को भंग कर ही दिया जाएगा, राज्य की विधायिका को भंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों कंडीशन होती हैं, लेकिन उसको किया जा सकता है। और यदि राज्य की विधायिका को भंग कर दिया जाए तो विधायिका के पास कौन सी शक्तियां होती हैं? विधायी शक्तियां। और विधायी शक्तियां किसके पास जाएंगी? केंद्र में विधायी शक्तियां किसके पास होती है? संसद के पास। तो यहाँ की विधायी शक्तियां चली जाएगी संसद के पास। और जब राष्ट्रपति शासन लगा है तो वहां का बजट, राज्य का बजट भी संसद के द्वारा तैयार किया जाएगा। राज्य का बजट कौन बनाएगा? संसद। और इसमें मूल अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या नहीं होता है? मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है राष्ट्रपति शासन में। ठीक। उसके बाद हम देखें तो ये इसके प्रभाव हो गए कि राष्ट्रपति शासन के क्या प्रभाव हैं। राज्य की मंत्री परिषद को भंग कर दिया
जाता है। मंत्रिपरिषद के पास होती है कार्यपालिका शक्तियां, तो वो कार्यपालिका शक्तियां चली जाएंगी राष्ट्रपति के पास, लेकिन राष्ट्रपति वो शक्तियां किसको सौंप देंगे? राज्यपाल को। ठीक। उसके बाद राज्य की जो विधायिका होती है उसको भंग किया जा सकता है। दोनों ऑप्शन है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। यदि उसको भंग कर दिया जाएगा तो उसकी जो विधायी शक्तियां हैं राज्य की वो चली जाती हैं संसद के पास, और राज्य का बजट भी संसद के द्वारा तैयार किया जाएगा, और इसमें मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति शासन में आपके जो मूल अधिकार हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल में, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है 352 के तहत। किसके तहत? जब 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसमें दो आर्टिकल हैं। पहला है आर्टिकल 358। 358 में ये कहा है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होते ही, राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होते ही आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा? स्वतः ही निलंबित हो जाता है। कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, आर्टिकल 19 सस्पेंड। लेकिन इसमें 44वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन किया गया। उसमें यह कहा कि आप सशस्त्र विद्रोह के समय आर्टिकल 19 जो है वो निलंबित नहीं होता है। ये हो गई आर्टिकल 358 की बात, निलंबित नहीं होगा। उसके बाद एक है आर्टिकल 359। 359 में ये कहा है कि यदि राष्ट्रपति चाहे, क्या है? यदि राष्ट्रपति चाहे तो जो हमारे अन्य मूल अधिकार हैं उनमें भी वो कटौती कर सकते हैं, यानी कि उनको निलंबित कर सकते हैं। ये कहा गया था 359 में। इसमें भी 44वां संविधान संशोधन से एक बात जोड़ी गई कि जो आर्टिकल 20 और 21 हैं, 20 और 21 कौन से? हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं उसमें आप उनको निलंबित नहीं कर सकते, उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है। और बाकी जो मूल अधिकार हैं उनका निलंबन करना है आपको, तो उसको संसद से अनुमोदन करवाना होगा। संसद से क्या करवाना होगा? उनका अनुमोदन करवाना होगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? 358 में तो बताया है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लागू हो जाएगा, आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसमें एक बात जोड़ी गई कि यदि सशस्त्र विद्रोह होता है तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। तो दो ही कंडीशन में होगा, या तो युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण हो, तो उस स्थिति में आर्टिकल 19 निलंबित होता है। और ये ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन में ये बात जोड़ी गई थी। 359 में क्या कहा है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो हमारे जो अन्य मूल अधिकार हैं उनको भी वो निलंबित कर सकते हैं, और निलंबन करने के लिए संसद से उसको अनुमोदन करवाना होता है। और इसमें भी 44वें संविधान संशोधन से ये जोड़ दिया कि जो आर्टिकल 20 और 21 है, 20 है हमारा कि यदि कोई आपका अपराध जो है वो सिद्ध हो जाता है तो उसमें भी आपको कुछ संरक्षण दिए गए हैं। आर्टिकल 20 तो वो है, और 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 20 और 21 तो आपके किसी भी कंडीशन में जो है सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। ये है मूल अधिकारों पर प्रभाव। तो मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल में ये प्रभाव होते हैं, और जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मूल अधिकारों पर। ठीक है। इसके बाद में लास्ट है आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। कौन सा हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और इसकी घोषणा कब की जाएगी? इसकी घोषणा ऐसी स्थिति में की जाती है जब देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए। क्या आ जाए? देश में यदि फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन होगी तब राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल घोषणा की जा सकती है, यदि आर्थिक संकट की स्थिति हो। और इसको भी उद्घोषणा के 2 महीने के भीतर, 2 माह के भीतर आपको संसद से
साधारण बहुमत से पास करवाना होगा। किससे करवाना होगा? संसद से साधारण बहुमत से। और इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया गया है कि ये अनिश्चित काल तक लागू रह सकती है। अनिश्चित काल तक लागू रह सकती है, जब तक इसको वापिस समाप्त नहीं किया जाए। ठीक है। और भारत में अभी तक एक बार भी जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार, दो देयर वाज ए फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1991। कि भारत में 1991 में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। तो वित्तीय आपातकाल में हमको क्या ध्यान रखना है कि उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं यदि देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए। उसके बाद उद्घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद से साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन करवाना होगा और ये असीमित समय तक लागू रहती है जब तक कि इसको वापस नहीं लिया जाए। ये तो हो गई इसकी नॉर्मल बातें। ठीक है। तो ये हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमने 3 तरीके की इमरजेंसी देखी। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। 352 के तहत अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। 356 में कितनी बार लग चुकी? 128 बार। और 360 में अभी तक एक बार भी जो है इमरजेंसी नहीं लगी है। तो ये हो गया हमारा इमरजेंसी का टॉपिक कंप्लीट। राष्ट्रीय आपातकाल उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजंस। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए और धन्यवाद।